हेलो दोस्तों, रैक एजुकेशन में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग एक नया स्टार्ट करेंगे चैप्टर। उसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए स्टार्ट करने से पहले आज का एक मोटिवेशन थॉट्स को देखते हैं। तो देखिए, ये बोलता है हर एक चीज में सफल और असफल होने की क्षमता है। अगर आपको असफलता मिली तो सफलता भी जरूर मिलेगी। यह एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो ये बोलना ये चाह रहा है कि असफलता से हम लोग को घबराना नहीं है। हम लोग को सिर्फ कर्म करना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे से कर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग वर्गमूल, तो वर्ग होता क्या है? एक तो हम लोग पहले से पढ़े हैं ना, ये एक वर्ग जिसका चारों भुजा आपस में बराबर होता है। वो वर्ग और ये वर्ग क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जो ये वर्ग होता है ना, ये वर्ग का मतलब होता है कि किसी चीज को उसी चीज से गुणा करना। मतलब अगर आपसे 3 का वर्ग पूछ रहा है तो इसको 3 से ही गुणा कीजिए तो वो उसका वर्ग हो जाएगा। और इसको लिखते कैसे हैं? इसके पावर में 2 कर देते हैं। पावर मतलब घात, इसका घात 2 कर देते हैं। तो कितना हो गया? 3 3 लिखे 9। तो ये 3 का वर्ग हो गया। और जो हम लोग ये वर्ग देखते थे तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता था? भुजा गुणे भुजा। मतलब कि अगर ए उसका भुजा है तो ए गुणे ए। तो मतलब इसका हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ग होता है वह एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है जिसका भुजा ए हो। अगर आपसे बोल रहा है कि आपके पास कोई संख्या है ए, तो उसका वर्ग बताइए, तो मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये वर्ग का असली मीनिंग होता है। असली वर्ग का मतलब यही होता है कि उस संख्या से बनने वाला वर्ग का क्षेत्रफल, उसको वर्ग बोलेंगे हम लोग। वर्गमूल क्या होगा? तो वर्गमूल उसका जो भुजा है वर्ग का, वो वर्गमूल होता है। वर्ग का भुजा ये अंदर रूट में क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल ए गुणे। तो इसको हम लोग देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। तो बस अभी ये समझिए कि ये वर्ग है। तो वर्ग का मतलब होता है वर्ग का क्षेत्रफल। मतलब उस चीज को उसी चीज से 2 बार गुणा करना, मतलब भुजा गुणे भुजा। अब मतलब समझ गए होंगे। तो देखिए, ये बोल रहा है कि वर्ग का भुजा आप लोग को दिया हुआ है। मान लीजिए वर्ग का भुजा 1 है तो क्या होगा उसका क्षेत्रफल? तो 1 गुणे 1। इसको 1 के पावर 2 लिखते हैं। तो इस तरह से ये सब है। तो अंत में एक दिया है कि अगर ये संख्या है तो उसका वर्ग बोलिए या फिर वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए, ठीक ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, छोटा सा में इसका समरी देख लीजिए। वर्ग संख्या पढ़ेंगे। वर्ग संख्या क्या होता है, उसके बाद वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है वो देखेंगे। फिर वर्ग संख्याओं के कुछ गुण धर्म है उसको देखेंगे। फिर कुछ रोचक प्रतिरूप है, मतलब कि कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो इससे निकल के आई है। जैसे कि पहला हो गया त्रिकोणीय संख्याओं के योग। वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या देखेंगे। विषम संख्याओं का जोड़ देखेंगे। क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग देखेंगे। दो क्रमागत सम या फिर दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल देखेंगे। और 6 पे और भी कुछ रोचक रोचक चीजें, जैसे कि एक 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 बहुत सारा आपको लिखा हुआ है। फिर बोल रहा है कि गुणे एक 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 एक, मतलब कि तो ये क्या होगा? तो बिना गुणा किए आपको निकालना बताएंगे। फिर उसके बाद संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, कैसे वर्ग ज्ञात किया जाता है उसका नियम देखेंगे। फिर पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है इसको देखेंगे। उसके बाद अंत में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 4 नियम है इसका। क्षेत्रफल विधि द्वारा, घटाने की संक्रिया द्वारा, अभाज्य गुणनखंड द्वारा, भागफल विधि द्वारा। और ये जो है फिर अंत में देखेंगे कि दशमलव का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान गए क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको समझिए।
एक संख्या है, कोई संख्या है, तो उस संख्या का वर्ग संख्या क्या होता है, वर्ग क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। ठीक है, तो कोई संख्या है आपके पास दो, मान लीजिए, ठीक है, आपके पास कोई दो है संख्या, तो इसका वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को दो बार गुणा कर देना। तो ये हो गया इसका वर्ग, दो गुना दो मतलब कि चार हो गया इसका वर्ग। ठीक है, तो ये तो इसका वर्ग हो गया, लेकिन इसका वर्ग संख्या क्या हुआ, तो वर्ग को ही वर्ग संख्या बोलते हैं। किसी चीज का वर्ग निकालना है, वो उसका वर्ग संख्या हो गया। ठीक है, तो ये जो चार है वो इसका वर्ग संख्या है। ठीक है, वर्ग संख्या है या नहीं है, तो है। 25 है, क्या वर्ग संख्या है, हाँ है। 35 है, तो वो भी वर्ग संख्या है। कोई भी चीज हो वो वर्ग संख्या होगा ही होगा, वर्ग संख्या तो होगा ही होगा। वर्ग संख्या मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी से गुणा करना। तो नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो वो उसका वर्ग संख्या हो जाएगा। लेकिन जब पूर्ण वर्ग संख्या आता है ना, तो ये पूर्ण वर्ग मतलब कि वो पूर्ण रूप से वर्ग संख्या हो, मतलब कि वहां पे जो ये दशमलव आता है ना, ये नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपके पास ये चार है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि चार को हम लोग दो गुणे दो लिख सकते हैं। दो गुणे दो बराबर चार आता है ना, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये जो 25 है, 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 25 को 5 गुणे 5 लिख रहे हैं। अब ये 35 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 35 का जब हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या चेक करने के लिए वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो वर्गमूल निकालना हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इतना देख लीजिए कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 35 को 5.92 और 5.92 से गुणा करने पर 35 आता है, लगभग 35 के बराबर आता है ना। तो इसलिए ये संख्या क्या आ गया, 5.92 आ गया ना। तो 5.92 का जब वर्ग संख्या निकालेंगे तो 35 आता है। तो इसका मतलब कि जो 35 है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में आ रहा है। दशमलव में नहीं आना चाहिए, एकदम प्रकृत संख्या आना चाहिए, उसी को पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये अंत में मतलब एनसीईआरटी की किताब में ये दिया है कि जैसे कि कोई संख्या, कोई वर्ग संख्या आपके पास m है, तो उसको अगर n गुणे n लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। और n क्या है, यहाँ पे प्रकृत संख्या होना चाहिए। आप तो समझ ही गए, क्योंकि n प्रकृत संख्या है तभी तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन करके देखिए। 30 और 40 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। आपको बताना है कि 30 और 40 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या है, कौन सा है, बताइए। तो इसके लिए आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगा कि जो 30 है और 40 है, इसके बीच में क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये देखिए टेबल, ये जो आपको टेबल दिख रहा है, इसमें 20 तक संख्याओं का वर्ग निकाला हुआ है। इसको कम से कम 10 तक आपको याद करना है, 10 तक आपको याद भी होगा। उसी संख्या से गुणा करना है। जैसे 9 का वर्ग क्या होगा, 9 81, 9 में 9 से गुणा कर दीजिए। 8 का 64, 7 का 49, इसी तरह, तो वो उसका वर्ग हो गया। तो इसके लिए आपको क्या होगा कि जिसे ये बोलता है कि 30 और 40 के बीच में क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या मैंने क्या बताया था, देखिए 30 और 40 के बीच में 25 है, जो एक वर्ग संख्या है। और इसका वो किसका वर्ग संख्या है, 5 संख्या का वर्ग है ना ये। इसको 5 गुणे 5 लिखने पर आ रहा है 25, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ गए, तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या 25 हो जाएगा। तो 50 और 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 50 और 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा, ये यहां से देखते हैं। तो ये 49 है और ये 64 है। तो आपसे बोला है 50 और 60 के बीच में ना, तो ये तो बड़ा हो गया। 50 60 के बीच में तो यही आ रहा है ना 49।
तो ये हो गया 49 हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसको 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, दशमलव में नहीं आ रहा है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। तो इसका हो गया 49। और किसी भी संख्या को लेंगे आप तो दशमलव में आ जाएगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसलिए वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो अब समझ गए होंगे आप। अब देखिए वर्ग संख्या के कुछ गुणधर्म है, कुछ गुणधर्म है उसको देखते हैं। तो देखिए वर्ग संख्या का गुणधर्म क्या है, तो सबसे पहला है कि यदि संख्या के इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आपको किसी भी संख्या के इकाई स्थान यानी कि अंत में, इसको इकाई स्थान बोलते हैं, जैसे ये दिया है ना, तो ये इकाई स्थान है, 2 इसका इकाई स्थान है, इसका इकाई स्थान 3 है। तो इकाई स्थान पर अगर 2, 3, 7 या फिर 8 इसमें से कोई भी एक रहता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि ये है, कुछ भी लिख दीजिए आप, यहाँ पे अंत में 2 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसमें भी अंत में 3 है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यदि इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 के अलावा मतलब कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हो तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। इसको हम लोग बिना निकाले नहीं कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं उदाहरण कि आपके पास जैसे 3, 5, 7, 9 है, ठीक। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं क्योंकि अंत में 9 आ रहा है ना, तो इसको बता नहीं सकते हैं। इसको हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 3 या फिर 2 या फिर 7 या फिर 8 आ जाए तो इसको बता देंगे हम लोग कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2, 3, 7 या फिर 8 आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला देखते हैं। फिर अगला गुणधर्म क्या बोलता है, अगला बोलता है कि यदि इकाई स्थान पर 1 या 9 हो तो उसके वर्ग संख्या का इकाई स्थान 1 होगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, उसका अगर इकाई स्थान पर 1 या फिर 9 हो तो उसका वर्ग संख्या उसके इकाई स्थान पे 1 ही होगा। जिसे मतलब बोल रहा है कि अगर आपके पास ये 1 है, इसका वर्ग क्या होगा, 1 गुणे 1 यानी कि 1। 9 है तो 9 का वर्ग क्या होगा, 9 गुणे 9 यानी कि 81। 121 का वर्ग 121 गुणे 121 तो इतना आता है। तो इसका मतलब कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान मतलब शुरुआत वाला स्थान पे 1, 9, 1, 9 है, देखिए ये 1, 9, 1, 9 है, तो ऐसा रहेगा तो हमेशा जो उसके वर्ग का जो इकाई स्थान होगा ना, जो पहला अक्षर, उसमें 1 ही आएगा, यही बोल रहा है। जिससे मैं आपसे बोलूँ ना कि 5 है, 7 है, 8 है, 1 है, इतना बड़ा है ना, तो इसका अगर हम लोग वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पर मतलब इधर वाला हम लोग नहीं जानते हैं क्या क्या होगा, लेकिन उसका इकाई स्थान पर क्या होगा अंत में, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट 1। बाकी सबसे मतलब ही नहीं है, पूरा हम लोग को गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इसका गुणधर्म है। यह बोलता है कि अगर 1 या फिर 9 हो तो उसके वर्ग के इकाई स्थान पर 1 ही आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक, कि क्वेश्चन बोलता है कि 1, 3, 9, 8, 7, 1 गुणे 1, 3, 9, 8, 7, 1 का इकाई स्थान क्या होगा, बताइए। तो आपको पता है गुणा है, इसका मतलब क्या है, इसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया गया है, इसका मतलब इसका वर्ग हो गया। तो वर्ग का अगर अंत में 1 है तो उसका वर्ग जो आता है उसका इकाई स्थान क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया एक आंसर, समझ गए। ये हो गया दूसरा गुणधर्म। अब तीसरा गुणधर्म देखिए क्या बोलता है। यह बोलता है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 4 या फिर 6 हो तो उसके वर्ग का इकाई स्थान पर 6 होगा। देखिए पिछला में क्या था, पिछला में बोला था कि अगर कोई संख्या का इकाई स्थान 1 या फिर 9 हो, इकाई स्थान मतलब ये शुरू में जो अक्षर होता है उसको इकाई स्थान बोलते हैं। तो 1 या फिर 9 रहता है तो जो वर्ग का इकाई स्थान आता है वो 1 आता है। उसी तरह अगर
4 या फिर 6 हो इकाई स्थान पर, मतलब पहला स्थान पर 4 या फिर 6 हो, तो इसका जो हम लोग वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा 6 आता है। देखिए 4 का निकाले तो 16 आया, अंत में 6 ही आया ना। 6 का निकाले तो अंत में 6 ही आया, 4 14 है तो इसका अंत में 4 है तो इसका 6 आया। तो अंत में 4 हो या फिर 6 हो तो इसका हमेशा 6 आएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, उदाहरण देखिए तब पता चलेगा आपको। जैसे बोलता है कि 9 7 5 4 गुणे 9 7 5 4 के इकाई स्थान पर क्या होगा, तो इसको गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करके अगर आप चेक करेंगे तो आपको तो पूरा कितना समय लग जाएगा, लेकिन गुणा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देखना है ना कि ये 4 है, अंत में 4 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे देखिए अंत में क्या है, 6 है, अंत में 6 है तो मतलब 6 आएगा। 4 या फिर 6 आता है तो 6 ही आता है। ठीक है, यही बोल रहा है बस, इसका मतलब बस इतना छोटा सा है। देखिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में m शून्य है तो उसके वर्ग संख्या के अंत में दुगुना शून्य यानी कि 2m हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समझिए, ये बोलता है कि m की जगह मान लीजिए 2 आप, ठीक। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य है तो जब उस संख्या का वर्ग लेंगे ना तो उसमें 2 दूनी के 4 शून्य हो जाएगा। यहाँ पे समझिए, देखिए अगर आपके पास 10 है एक संख्या ना, तो उसका वर्ग संख्या क्या होगा, 10 का के पावर 2 मतलब 10 गुणे 2 100 हो गया ना। तो यही बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में m शून्य यानी कि इस संख्या में कितना शून्य था, एक शून्य था, तो जब इसका वर्ग निकाले हम लोग तो कितना शून्य हो गया, 2 हो गया, यानी कि दुगुना हो गया, 2 से गुना हो गया, तो वही बोलता है 2m हो जाएगा। इसलिए आपको अगर शून्य है तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। शून्य शून्य का गुणा करना तो आसान होता है, बस शून्य बैठा दीजिए। जैसे कि बोला है कि 1000 का वर्ग क्या होगा, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना। तो इसका जब वर्ग हम लोग निकालेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। 3 3 6 दुगुना कर देना है, आसान है एकदम। इसी तरह 20 है, 20 का वर्ग क्या होगा, तो एक शून्य है तो 2 शून्य आएगा, ठीक है। एक शून्य है तो 2 शून्य आएगा, लेकिन जो 2 है इसका वर्ग निकालेंगे, ये गलती मत कीजिएगा कि 2 लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। 20 का वर्ग निकालना है तो 2 का वर्ग तो आपको निकालना पड़ेगा। तो 2 का वर्ग पहले निकालिए, जीरो जो होगा वो 1 का 2 हो जाता है। तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 दूनी का 4। ये तो आसान है। उसके बाद 2 जीरो बैठा दीजिए, 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाता है वर्ग में। इसी तरह 3000 का वर्ग निकालना है आपको, तो सबसे पहले 3 का वर्ग निकालिए, 3 का वर्ग निकाल के लिख दीजिए 9। उसके बाद 3 जीरो है तो वर्ग के बाद दुगुना जीरो हो जाएगा, मतलब 6 जीरो हो जाएगा। हो गया, आसान है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। 3 5 4 9 3 2 0 का वर्ग में शून्यों की संख्या बताएं। इसका जब वर्ग लेंगे तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, शून्य की संख्या बताना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और रोचक प्रतिरूप देखिए, कुछ और आपको रोचक मतलब एकदम अच्छा चीजें मिलने वाला है। देखिए त्रिकोणीय संख्याओं का योग। अब देखिए त्रिकोणीय संख्याओं का योग ये क्या है, इसको समझने के लिए आप ये पहले देखिए एनसीईआरटी बोलता क्या है। यदि हम दो क्रमागत ध्यान रखिएगा, दो क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। मतलब ये क्या बोलता है कि त्रिभुजीय मतलब कि त्रिभुज बनना चाहिए। देखिए त्रिभुज बन गया, मतलब ये 3 है तो तीन को बिंदु लिया है, 1 2 3, 3 बिंदु लिया है। एक है तो एक बिंदु, 6 है तो 6 बिंदु को 1 2 3 4 5 6, 6 बिंदु को इस तरह से रखना है कि ये एक त्रिभुज बन गया है। देखिए फिर 10 बिंदु को इस तरह से रखा है कि यह एक त्रिभुज बन रहा है। फिर 15 बिंदु को इस तरह से रखना है कि वह एक त्रिभुज बन जाए, ठीक। तो यही बोलता है कि दो क्रमागत त्रिभुज, मतलब कि क्रमागत मतलब लगातार 1 और 3 उठा लीजिए दोनों, 1 और 6 नहीं उठाना है, लगातार उठाना है। 1 3 उठाइए या फिर 3 6 उठाइए
या फिर 6 10 उठाइए या फिर 10 15 उठाइए, लगातार उठाना है। ये नहीं कि एक 3 उठा लिए एक 15 उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। लगातार अगर दो त्रिभुज संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? एक वर्ग संख्या मिलता है। मतलब आपसे ये बोल रहा है कि अगर हम लोग 1 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो हम लोग को एक वर्ग संख्या प्राप्त होगा। मतलब कि हम लोग को एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। इसका कहने का मतलब यही है। जिसे 1 और 3 को जोड़ दिए, जिसे कि देखिए ये 3 था, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपके पास 3 है, ये यहाँ पे एक बिंदु आप एक जोड़ेंगे तो ये बिंदु यहाँ पे जाके बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बिंदु आके जब बढ़ जाएगा तो ये एक वर्ग नहीं बन गया। जिसे आपके पास ये 6 है, तो 6 है तो ये त्रिभुज है एक, लेकिन इसको एक वर्ग बनाना है। वर्ग बनाना है तो त्रिभुज है ना, आपको बस इतना ही दिया है, एक त्रिभुज है। लेकिन एक और त्रिभुज आके इधर से लग जाए तो क्या एक वर्ग बन जाएगा। तो इस त्रिभुज को यहाँ पे लेकर लगा दीजिए। इसमें एक एक बिंदु ये है और 2 बिंदु और है, ये और ये। देखिए, तो ये तीनों यहाँ पे लाके लग जाएगा तो 6 + 3 9 हो जाएगा। 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो ये वही बोल रहा है कि अगर हम लोग 6 और 10 को जोड़ेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, या फिर 10 या 15 को जोड़ेंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। मतलब यही बोलता है कि अगर क्रमागत त्रिभुज को हम लोग जोड़ेंगे, क्रमागत भी होना चाहिए और त्रिभुज संख्या होना चाहिए, तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। यहाँ पर एक वर्ग संख्या लिखा है ना, वर्ग संख्या का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ही होता है। मतलब सामान्य रूप में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्ग संख्या बोलते हैं, लेकिन असली में वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अलग अलग है, लेकिन हम लोग उसी को बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब तो ये हुआ ना कि अगर 16 है तो इसको पूर्ण रूप से 4 × 4 लिखा जा सके, दशमलव नहीं आना चाहिए। तो ये है। ठीक है, आप समझ गए। आइए देखिए अगला नियम, ये बोलता है कि वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या, तो वर्ग संख्याओं के बीच की संख्या। ठीक, आइए तो ये बोलता है कि दो क्रमागत वर्ग संख्या n और n+1 के बीच 2n संख्याएं होते हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए आपसे मतलब ये क्वेश्चन ऐसा पूछेगा ना कि जैसे 5 और 7 के बीच में कितने वैसी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या मतलब यहाँ पे पूर्ण वर्ग, ध्यान रखिएगा। सामान्य रूप में हम लोग पूर्ण वर्ग ही लेके चलते हैं। तो वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है, तो आपके पास हम लोग क्रमागत लेते हैं, दो क्रमागत संख्या लेते हैं ना। दो क्रमागत संख्या अगर हो, जिसे n है और n+1 है, n+1 का मतलब क्या हुआ, अगर ये 2 है तो ये 3 है ना, तो 2 और 3 है तो इन दोनों का जो वर्ग होगा ना, तो उसके वर्ग के बीच में 2n ऐसी संख्या होगी ना। 2n का मतलब क्या हो गया, 2 × n, n क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग 2 लिया है ना, तो 2 यानी कि 4 ऐसी संख्या होगी जो वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे आपको मैंने ये बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आइए यहाँ से समझिए, आपको यहाँ पे समझ आएगा। जैसे 1 है और 4 है ना, तो इसके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या क्या छूट गया यहाँ पे, 2 बच गया, 3 बच गया, 2 है, 2 संख्या है। तो अगर आपसे यही पूछ दिया कि 121 और 144 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कितना है, तो देख लीजिए 121 से 144 के बीच में जितना भी संख्या आएगा वो सब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये 11 का वर्ग है और ये 12 का वर्ग है। तब 11 और 12 के बीच में तो कोई प्राकृत संख्या आएगा ही नहीं ना, तो 11 पॉइंट में कुछ आएगा, तो वो तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, उसको तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे ही नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या कोई अभी हम लोग वर्ग संख्या लेते हैं।
इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये था पूर्णांक संख्या ना। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यही बोलता है कि अगर आपके पास n स्क्वायर है और n प्लस वन स्क्वायर है, जैसे कि n आपके पास संख्या है और n प्लस वन संख्या है ना, दो लगातार संख्या होना चाहिए। तो ये दोनों लगातार संख्या है, तो दोनों का पहले वर्ग निकालिए। तो इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या होगी? 2n प्लस 2n संख्या होगी ना, देखिए ऊपर लिखा है 2n संख्याएं होगी, जो कि वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक। अभी हमने देख लिया। तो सब आइए देखिए, आपको पहले हम ये 3 देते हैं, इसको एकदम याद रखना है, आपको एकदम चुटकियों में याद रखना है, ठीक है। चुटकियों में याद रखना मतलब ये एकदम याद होना चाहिए आपको, कभी भी पूछा जाए तो बता दें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी, ठीक है। तो यहीं से हम लोग को प्रूव होता है ये। इसको अगर सिद्ध करना है आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए आपके पास दो लगातार संख्या है ना, n प्लस वन और n। तो n प्लस वन का वर्ग निकालिए और n का वर्ग निकालिए और दोनों का वर्ग निकाल के घटा दीजिए आपस में। तो इन दोनों का वर्ग घटाइएगा तो क्या होगा? n प्लस वन का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसका सूत्र क्या है? देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे और इन दोनों को, ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो इन दोनों को आपस में फिर गुणा कर देंगे। तो देखिए ए प्लस बी जब करेंगे तो एन एन 2n हो गया, एन एन 2n हो गया और एक लिखा गया, फिर ये एन से एन गया, यहाँ पे एक बचा, तो क्या बचा? 2n प्लस एक और एक बचा, फिर इसको गुणा कर दिए तो 2n प्लस एक आया। मतलब ये हुआ कि n प्लस वन का जो वर्ग है और n का जो वर्ग है, इन दोनों के बीच में 2n प्लस n, ये क्या है? 2n प्लस n ये संख्या है ना। मान लीजिए आपके पास 5, 2 है और 5 है, कोई पूछेगा कि 2 और 5 के बीच में कितना संख्या है, तो क्या बताएंगे आप? 2 है ना, 3 और 4। तो उसी तरह ये 2n प्लस एक है, दोनों को आपस में घटाने पे आया है। जिससे कि 5 में से 2 घटाएंगे तो आप कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा ना। तो लेकिन ये दोनों के बीच में 3 संख्या थोड़ी था, एक कम था ना। तो इसी तरह तो ये n प्लस एक का जो स्क्वायर था और n का जो स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में 2n प्लस एक में से एक कम आएगा ना संख्या। क्योंकि अगर 2 और 5 के बीच में कितना संख्या आ रहा है देख लीजिए करके, 5 में से 2 घटाइए, 3 आ गया, 3 से एक कम संख्या होगा। इसी तरह 2n प्लस एक से एक कम कीजिएगा तो 2n आ जाएगा। तो ऐसे इसको सिद्ध करना है। अगर सिद्ध समझ में नहीं आया तो आप याद कर लीजिए इसको। तो उसी को यहाँ पे भी लिखा गया है कि दो वर्ग संख्याओं के बीच में वर्ग संख्याओं के वर्गों के अंतर से एक कम संख्या होती है। मतलब कि दो वर्ग संख्या के बीच में वर्ग संख्याओं के वर्गों के, मतलब आपके पास जो संख्या है ना, इसका वर्ग निकालिए और उस वर्ग का अंतर लीजिए, मतलब वर्ग को घटाइए, जितना आएगा उसमें से एक कम कीजिए, 2n में से एक कम कीजिए, उतना संख्या होता है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि इसको हम लोग निकालें तो ये 2n प्लस एक आया, तो इसमें से एक घटा दिए तो क्या हो गया? 2n आ गया, जो हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जैसे आपसे बोल दिया कोई कि 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, 5 का वर्ग और 8 8 नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे जो बोला जाता है ना कि वो लगातार लेना है हम लोग को, ठीक है। तो लगातार लेना है मतलब 5 के बाद क्या लेना है हम लोग को? अब 6 लेना है।
तो 5 का वर्ग ले लिए, फिर 6 का वर्ग लेंगे। तो 5 का वर्ग और 6 के वर्ग के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो 5 ले लिए और 6 का वर्ग ले लिए ना, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है बताइए। तो इसके लिए मैं क्या बताया था, इसको n लीजिए और ये तो n+1 हो गया ना, क्योंकि n अगर 5 है तो 5 में 1 जोड़ दिए 6 आ गया। तो कितनी संख्या है? तो 2n, 2 से गुणा कर दिए तो 2 गुणे 5 कितना हो गया 10। 10 ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए? नहीं समझे? एक और उदाहरण देखिए। आपसे बोल रहा है कि 11 का वर्ग और 12 का वर्ग के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करना है आपको, ये अगर n है तो ये n+1 है, लगातार है, बस आपको बस इतना ही देखना है, दोनों लगातार है ना, बस 11 गुणे 2, 2 से गुणा कर देना है 2n, मतलब कि 22 संख्या ऐसी है। समझ गए? अब आपको समझ में आ गया होगा। वही एनसीईआरटी में देखिए, वही उसी को लिखा गया है। एनसीईआरटी किताब में दिया है ये कि अगर दो क्रमागत वर्ग संख्या लेते हैं तो देखिए आपको लिया है 3 और 4 लिया है, तो 3 का वर्ग लिया तो 9 आया, और 4 का वर्ग लिया तो 16 आया। आपको पता है गुणा करना होता है, 3 गुणे 3 9, 4 गुणे 4 16। तो 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में कितने वर्ग संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? देखिए तो इसको ये यहाँ पे लिखा है। तो 3 का वर्ग क्या आ गया 9 आ गया, और 16, 9 और 16 के बीच में क्या क्या है? 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, मतलब कितना हो गया 2 2 4 2 6 है ना। इसका मतलब 3 से गुणा करना है, 3 गुणे 2 6 आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया समझ में तो एक और देख लीजिए, लास्ट देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा। अब दो लगातार संख्या लीजिए 4 और 5, ठीक। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 16 और 25 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो 16 और 25 के बीच में उठाइए, ये 17 18 19 20 21 22 24 कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना टोटल। तो 8 है। तो इसी तरह अब 8 आपको गिनना पड़ रहा है ना, गिनना नहीं है, बस आपको देखना है लगातार है तो 4 से गुणा कर देना है, 4 गुणे 2 8। मतलब यही हुआ ना, जो भी संख्या है उसमें दोगुना कर देना है। वही तो फॉर्मूला लिखे देखे थे हम लोग अभी कि 2n होता है। अगर n और n+1 है तो इन दोनों का वर्ग के बीच में 2n संख्याएं होती है, ठीक। एक बार और वीडियो को जरूर देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है? अब बताइए कितनी प्राकृत संख्या है? कितनी प्राकृत संख्या बताइए, प्राकृत संख्या कितनी है, मतलब वही हुआ कि वर्ग कितना है। तो बताया था आपको कि दोनों लगातार है तो क्या करना है 2n का देना है, मतलब 2 गुणे n, n क्या है यहाँ पे 9 है, यानी कि 2 गुणे 9 18 हो गया आंसर। 11 और 12 के बीच में कितनी प्राकृत संख्या है बताइए? 11 गुणे 2 22 हो गया आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं के युग्म के बीच की संख्या बताइए जो वर्ग संख्या नहीं है। अब बताइए युग्म मतलब, युग्म मतलब ये दोनों जोड़ा, ये दोनों के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं है? देखिए 100 है और 1 है, तो दोनों लगातार है ना, 100 के बाद 101 आता है, तो क्या करना है 2n करना है, 100 गुणे 2, तो 200 ऐसी संख्या है, ठीक है। 200 हो गया आंसर। 90 और 91 के बीच में 90 गुणे 2 180 हो गया आंसर। इसमें भी 2 से गुणा करिए, बस 2 से गुणा करना रहता है आपको, बस ये देखना रहता है कि ये लगातार है कि नहीं। देखिए एक इसमें के बाद आया है, ये 1000 के बाद 1001 आता है, 91 90 के बाद आता है, इसलिए लगातार है दोनों, तो बस 2 से गुणा कर दीजिए। ये आपको मैं मीनिंग लिखते रहता हूँ, युग्म का मतलब पेयर होता है, ताकि जो इंग्लिश में लड़के हैं उन लोग के लिए भी
समझ में आ जाए। देखिए वही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था, उसका आंसर हल किया हुआ है यहाँ पे। अब आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, कमेंट में बताइएगा। 18 का स्क्वायर मतलब 18 के वर्ग से 19 के वर्ग तक कुल कितने प्राकृत संख्या है? ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 18 का वर्ग मतलब 18 का पावर 2, ठीक है, और 19 का पावर 2। 18 के पावर 2 से लेके 19 के पावर 2 तक कुल कितने प्राकृत संख्या है, ये बताना है आपको। फिर आपको ये बताना है, इसमें दो आंसर है, ठीक है। दूसरा आंसर ये पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक, ये आपको बताना है। ये आप बता दिए तो मतलब कि आप क्वेश्चन को समझ गए अच्छे से। आइए आगे पढ़ते हैं। आगे बोलता है कि विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, ये तो सूत्र हो गया, आपको याद करना है। लेकिन ऐसे कैसे सूत्र आ गया, आइए बताते हैं आपको। पहले तो एक क्वेश्चन दे दिया, देखिए पहली 6 विषम संख्याओं का योग, ठीक। तो पहली 6 विषम संख्याओं का योग बोला है तो क्या करना होता है, n का पावर 2 करना है। तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 मतलब 6 गुणे 6, 6 के 36 हो गया आंसर। लेकिन आपको अगर सूत्र नहीं याद है, देखिए सूत्र तो याद करना पड़ेगा, लेकिन सूत्र नहीं याद है, देखिए क्या करना है। आपको क्या बोलता है, पहली n विषम प्राकृत संख्या मतलब शुरू, पहली मतलब शुरू से लेके जहां तक बोला है तहां तक पहली 6 विषम संख्या ना। तो विषम संख्या मतलब 1 3 5 इसी को ना बोलते हैं। तो पहली 6, पहला क्या हो गया 1, दूसरा पे क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा तीसरा पे 5, चौथा पे क्या आएगा 7, पांचवा पे 9, छठा पे 11, मतलब 6 हो गया। टोटल 6 विषम संख्या होगा। तो पहली 6 विषम संख्याओं का योग करेंगे तो 36 आता है, जोड़ के देख लीजिए। इसीलिए ना इतना जोड़ने में आपको टाइम लगेगा ना, तो इसलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब देखिए अब क्या बोलता है, यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्तित नहीं होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि यदि कोई संख्या ऐसा है कि जैसे 36 है, 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है ना, क्योंकि 36 को 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। अभी तो देखें हम लोग 6 गुणे 6 किए तो 36 आया ना, 36 को 6 गुणे 6 लिख सकते हैं ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तभी होगा जब इसमें लगातार 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ने पर वो आ जाए। मतलब कि देखिए लगातार विषम संख्या 1 3 5 11 तक जोड़ेंगे तो 36 नहीं आ जाएगा, यही तो है। ये देखिए ये आया है जोड़ने पर, तो इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आप 37 लेंगे तो 37 नहीं आएगा। आप किसी एक जोड़ लीजिए, 3 जोड़ लीजिए, 5 जोड़ लीजिए, कुछ भी जोड़ लीजिए, 37 नहीं आएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो वही इसका मतलब देखिए, इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन बताया हूँ आपको, इसमें समझ में आएगा। बोलता है क्या 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, विषम संख्या विधि से सिद्ध कीजिए। देखिए क्या 81 एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, चेक करने के लिए इसी से चेक करेंगे। देखिए ऐसे तो चेक करने का इसका बहुत सारा विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि भी है, लेकिन वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग को अभी इसी विधि विषम संख्या वाला विधि जो है ना, इसी से सिद्ध करना है, ठीक है। तो 81 को सिद्ध करना है ना, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि 81 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कुछ ऐसे ही जोड़ने पे आता है ना, विषम संख्याओं को जोड़ने पर जो 36 आता है वह एक क्या होता है, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं चेक करना है। अगर एक पूर्ण वर्ग संख्या है
तो यह 1 + 3 + 5 + इसके बराबर होना चाहिए ना। तो अब देखिए, यह एक, अगर मान लीजिए कि एक समीकरण जैसा है जो मैं आपको समीकरण बताया हूँ, तो समीकरण अगर है तो 81 में से ये बराबर किधर आएगा, माइनस में आ जाएगा ये सब। 81 माइनस इतना बराबर 0 होना चाहिए। 81 माइनस सभी विषम संख्या का जोड़ बराबर 0 होना चाहिए, तब बोलेंगे हम लोग कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको आप ध्यान रखिए। मतलब कि हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि 81 में से सभी विषम संख्याओं का योग को घटाएंगे तो वो 0 आना चाहिए, क्योंकि वो उधर जाएगा तो वो जोड़ में बदल जाएगा। तो वही तो बोलता है ना हमारा फॉर्मूला, जो ऊपर में देखें कि सारे विषम संख्याओं को जोड़ेंगे 1 से लेकर तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनता है। तो तो उसमें से जब घटाएंगे, अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसमें से 1 को घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। क्योंकि देख लीजिए, इसको अगर इधर लेके जाएंगे लेफ्ट, इधर की तरफ, LHS की तरफ, तो ये बनेगा। तो यही है बस। और ये जो चीन लिखे हैं ना, इससे घटाइएगा नहीं, चीन का मतलब होता है जोड़। बस अभी आपको ये 10-11 में पता चलेगा। इसको बस इतना याद कर लीजिए कि ये ऐसा लिखा होगा तो इसका मतलब जोड़ होता है, ऐसा लिखा होता है इसका मतलब गुना होता है। आइए अब इसको सिद्ध करते हैं। तो क्या करना है, आपको घटाना है सारा विषम संख्याओं को। 81 में से 1, 3, 5, 7 सबको घटाएंगे, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। देखिए, तो 81 में से सबसे पहले 1 घटाइए, कितना आया, 80 आ गया। फिर 3 घटाइए, 77 आ गया। फिर 77 में से 5 घटाइए, 72। 72 में से 7 घटाइए, 65। 65 में से 9 घटाइए, 56। 56 में से 11 घटाइए, 45। 45 में से 3 घटाइए, 13 घटाइए, 32। 32 में से 15 घटाइए, 17। 17 में से फिर 17 घटाइए, 0। 0 आ गया ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, सिद्ध हो गया। नहीं समझे आप? देखिए क्या करना था, पहले 1 घटाना था, फिर 3 घटाना है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17 घटाना है। मतलब कि हम लोग को विषम संख्या घटाना है, क्योंकि ये विषम संख्या का योग ही तो पूर्ण वर्ग संख्या आता है ना, इसलिए विषम संख्या को घटाएंगे। ठीक, इतना देर से समझाया, मेरे को लगता है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए। 55 चेक करना है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या करेंगे, 55 में सबसे पहले 1 घटाएंगे, 54 आया। 1 के बाद क्या आता है, 3 आता है विषम संख्या। फिर 3 घटाएंगे तो 51 आ गया। फिर 5 घटाएंगे, 56 आ गया। फिर इसमें से 7 घटाएंगे, 49 आ गया। फिर 49 में से 9 घटाएंगे, 40 आ गया। फिर 11 घटाएंगे तो 29 आ गया। फिर 13 घटाएंगे तो 16 आ गया। फिर 15 घटाएंगे तो 1 आ गया। देखिए 1 आ गया, 0 तो आया नहीं, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है कि पारापारी घटाना है, विषम संख्या को घटाना है। 1 घटाइए, 1 के बाद फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, इसी चलता जाएगा। 17, 19, सिर्फ विषम संख्या को घटाना है। अगर 0 नहीं आता है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बता दिया है कि पूर्ण वर्ग लगातार जो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है ना। तो ये अब आप लोग का होमवर्क है कि ये क्वेश्चन बनाना है, आप लोग को बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो अगला क्लास में मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये बना लिए तो मतलब आप अच्छे से समझ गए। ठीक है, ध्यान से बनाइएगा, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दूसरा वाला क्वेश्चन में। अब देखिए, अब अगला देखते हैं। अगला बोलता है कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। क्रमागत प्राकृत संख्या का योग इसमें क्या है, इसमें बोलता है ना कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, पहला बात तो विषम संख्या होना चाहिए, दूसरा बात कि उसका वर्ग होना चाहिए। ठीक, तो किसी भी विषम संख्या का वर्ग को दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब कि ये बोल रहा है कि कोई भी आपको विषम संख्या दिया हुआ है, तो अगर विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास विषम संख्या क्या है, 3 है, तो 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2, 3 का वर्ग बराबर 9। तो किसी भी विषम संख्या के वर्ग को हम लोग दो क्रमागत
घनात्मक पूर्णांक के योग के रूप में व्यक्तित कर सकते हैं। मतलब कि अगर 3 है तो इसका वर्ग को हम लोग ये लिख सकते हैं, एक ये घनात्मक पूर्णांक प्लस ये घनात्मक होगा, दोनों को जोड़ के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर हम लोग के पास n है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हो गया फार्मूला, लेकिन फार्मूला नहीं याद करना है, हम लोग को समझना है, यही समझते हैं कैसे आया। तो ये 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 4 और 5 लिख सकते हैं, 4 + 5। अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, 9 में से 1 घटाइए और 9 में 1 जोड़िए। ठीक, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 से भागा दे देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से जब भागा देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब, और 9 को क्या लिख देंगे, 3 का वर्ग है ना 9, 3 का वर्ग लिख दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का वर्ग पूछ रहा है हम लोग को, तो उस संख्या में से 1 घटा के और उसमें 2 से भाग दे देंगे। ठीक, और 1 जोड़ के फिर 2 से भाग दे देंगे और फिर उस दोनों को जोड़ देंगे तो वो उसके बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि किसी संख्या, कोई विषम संख्या होना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें बोल रहा है विषम संख्या, जैसे कि आपके पास ये 5 है। ठीक, 5 एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग को आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि इसके वर्ग को, वर्ग मतलब इसका पावर 2 को, 2 पूर्णांक को योग के रूप में लिखिए। 2 पूर्णांक के योग मतलब 2 पूर्णांक को जोड़ के रूप में लिखिए, ऐसा आपको दर्शाना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो मैंने क्या बताया, 5 का पावर 2 को ऐसे ही लिखिए, उसमें से 1 घटाइए और 2 से भागा दे दीजिए, फिर 1 जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। एक बार 1 घटाए आप, एक बार 1 जोड़िए और नीचे में भागा दे दीजिए। ठीक, हो गया आंसर, यही बोल रहा है। देखिए ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्या को 2 क्रमागत पूर्णांक संख्या के योग के रूप में लिखिए। ये लीजिए, अब तो मैं आपको बता दिया हूँ, आप बना देंगे। जैसे कि 21 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 21 का वर्ग लिखेंगे, -1 करेंगे, फिर बीच में जोड़, नीचे में 2 से भागा देना है। एक बार 21 का वर्ग में 1 जोड़ेंगे और फिर 2 से भागा दे देंगे। करना क्या है, 21 का वर्ग में से 1 घटाना है, एक बार 1 जोड़ना है और दोनों में 2 से भागा दे देना है, फिर बीच में जोड़ लिख देना है। योग के रूप में लिखना था ना, इसलिए। आइए एक और बात, ये 19वां बना देता हूँ। 19 का वर्ग -1 बटा में 2 प्लस, इसको जोड़ेंगे किसमें, 19 का वर्ग प्लस का 1 बटा में 2, समझ गए। एक बार घटा के एक घटा देंगे, भाग दे देंगे, फिर 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखिए ये एक और नया नियम आया, ये बोलता है कि 2 क्रमागत सम या फिर विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक, तो 2 क्रमागत आपको सम हो या फिर विषम संख्या हो तो उसका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, क्रमागत सम संख्या लेना है या फिर क्रमागत विषम संख्या लेना है, ये ध्यान रखना है। या तो क्रमागत सम संख्या लीजिए या फिर क्रमागत विषम संख्या लीजिए। जिससे कि क्रमागत सम संख्या मतलब लगातार सम संख्या लेना है। जैसे 14 लिए तो 14 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 16, ऐसे लेना है। 13 लिए तो 15 लेना है। अगर आप 19 लिए तो 19 के बाद, 19 विषम संख्या है ना, तो 19 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 21 आएगा। तो 19 गुणे 21 होगा, तो इसको क्या कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला पे मैंने बोला ना, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, हमेशा काम आएगा। a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a² माइनस 1। ठीक है, तो वो उसी फॉर्मूला पे है, a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर a² माइनस बी वाला फॉर्मूला पे है। तो देखिए क्या करना है आपको, 14 है और 16 है ना, तो इसका बीच वाला जो संख्या है ना, बीच में क्या आता है, 14 16 का 15, तो 15 का वर्ग निकालना है और उसमें से 1 घटा देना है। समझ गए, गुणा करने से बच गए आप।
15 का वर्ग निकालना है। 15 का वर्ग आपको याद होगा, 15 गुणे 15 225 होता है। आपको याद करना है 1 से लेके 20 तक आपको याद करना है। मैं आपको एक वो टेबल दिया हुआ है, एक बॉक्स टाइप का, जिसमें 1 से 20 तक का वर्ग दिया है, उसको याद करना है आपको, तभी इसको आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए अगर फार्मूला से नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरा तरीका भी है ना। ये 14 है, 14 क्या लिख सकते हैं, 15 माइनस 1 15 प्लस 1, ठीक। 14 और 16 के बीच में 15 आता है ना, तो 15 में से एक घटा दिए 14 आ जाएगा, 15 में एक जोड़ दिए 16 आ जाएगा। इसी के लिखे हैं हम 15 माइनस 1 गुणे 15 प्लस 1। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी गुणे ए प्लस बी। तो वही फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला पे रख दिए। 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर था, 15 का स्क्वायर माइनस 1। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपको ऐसा दिया है तो बस बीच वाला संख्या उठाइए ना। 13 और 15 के बीच में क्या है, 14 है, तो 14 का वर्ग निकालिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, आपसे पूछ रहा है कि 12 और 12 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 14 आएगा ना। विषम संख्या नहीं, सॉरी, सम संख्या। तो 12 के बाद 14 आएगा सम संख्या। तो तो इनका जो गुणनखंड होगा, ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो गुणा करने में आपको समय लगेगा, गुणा नहीं करना है आपको। क्या करना है, इसके बीच का क्या आता है, 13 आता है, तो 13 का वर्ग निकालिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 13 का वर्ग आपको मैं बोला हूँ 1 से 20 तक वर्ग आपको याद करना है। 13 का वर्ग 1 6 9 होता है, तो उसमें से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 1 6 8 आ जाएगा आंसर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला नियम देखते हैं, इसको समझिए। देखिए छुआ क्या बोलता है कि अगर एक 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 एन बार है और उसका कह रहा है वर्ग निकालना हो, तो किससे निकालिएगा बताइए। तो करना क्या है आपको, एक 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 कितना है, एन बार है ना, तो आपको उसी तरह गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 एन तक जाएंगे, फिर एन, फिर उसमें से एक कम होने लगेंगे, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, ऐसे करते करते 7 8 7 5 6 1 तक पहुंच जाएंगे। मतलब नहीं समझ में आया, उदाहरण देखिए, तुरंत समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। एक 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 2 2 4 1 5 बार है, ये गलत हो गया है, 2 लिख दीजिएगा। एक 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 5 है, ठीक। तो इसका वर्ग क्या होगा, तो भैया इसको गुणा करेंगे तो आपको कितना समय लग जाएगा, तो गुणा नहीं करना है, क्या करना है, 5 1 है ना, तो 5 तक जाइए, 1 2 3 4 5, उसके बाद अब कम कम कीजिए, फिर 1 तक पहुंचना है आपको। 5 के बाद क्या आता है, 4 3 2 1, समझ गए। 11 का पूछ रहा है, 11 में दो कितना 1 है, 2 1 है, तो 1 2 2 से आगे नहीं जाना है, जितना 1 है उतना तक ही रहना है, फिर 1 कम हो जाना है, ठीक। समझ में आ गया आपको। करना क्या है कि जितना 1 है, जिसमें इसमें 5 1 था, तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर उसके बाद 4 3 2 1, 1 से शुरू करेंगे 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। इसका समझ गए। अब दूसरा बोलता है कि अगर आपके पास 6 6 6 6 6 6 6 6 बहुत सारा है, लेकिन अंत में एक 7 है, तो उसका वर्ग क्या होगा। तो अगर आपके पास n 6 है, तो n प्लस 1 उस जितना 6 है उससे 1 ज्यादा, n प्लस 1 1 ज्यादा 4 आएगा, और जितना 6 है उतना 8 आएगा, और 1 9 आएगा, ये ध्यान रखना है, 1 9 ज्यादा आएगा, ठीक है। तो 4 कितना आएगा, 4 1 ज्यादा आएगा, 8 उसी के बराबर आएगा, 9 तो 1 ही रहेगा बस। तो देखिए जिसे उसे उसे नहीं समझ में आया होगा आपको, उदाहरण देखिए पहले, 6 6 7, ठीक, इसका वर्ग, तो 6 का वो है, 6 2 ठो है ना, तो 6 2 है, तो इससे 1 ज्यादा 4 आएगा, तो इससे 1 ज्यादा 4, मतलब कि 3 गो 4 आएगा, और 6 का गो है, 2 गो है, तो 2 गो 8 आएगा, तो 4 1 ज्यादा आएगा, 8 उसी के इतना आएगा, और 9 तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक। अब देखिए 6 7 है, 6 7 का वर्ग मतलब 6 7 गुणे 6 7, आपको गुणा
करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना, इसलिए ये सब याद करना बहुत जरूरी है। 6 7 गुणे 6 7, 6 1 है तो 2 गो 4 आ जाएगा, 1 6 है तो 1 8 आएगा, और 9 तो हमेशा एक ही आता है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन बोला रहा है कि 6 6 6 6 6 6 का वर्ग क्या होगा बताइए। तो आप काउंट कीजिए पहले कितना 6 है, 2 2 4 6 ठो 6 है, तो 6 6 है तो 7 गो 4 होगा, एक ज्यादा होता है 4, लेकिन 8 कितना होगा, 8 इसी के इतना होगा ना, 6 है तो 6 8 होगा, 9 हमेशा एक होता है। ठीक, अब आप लोग सीख गए होंगे निकालना। उसी तरह देखिए ये एक रिजल्ट बनाया गया है, इसको याद कर सकते हैं या फिर दिमाग में ऐसे ही बिठा के रखिएगा, इसको याद करना जरूरी है, लेकिन ये दोनों याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये दोनों आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। ये 11 का वर्ग 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आता है। ठीक है, कैसे, इसको तो देखा ही है ना, 2 1 है तो 1 2 फिर 1 कम कर दीजिए। लेकिन अगर बीच में जीरो आने लगा तब क्या करेंगे, बीच में अगर एक जीरो आया तो, बीच में एक जीरो आया तो हम लोग क्या करेंगे कि एक और एक लिखेंगे और बीच में 2 लिखेंगे ना, और जितना जीरो है, जैसे एक जीरो है ना, तो इन दोनों के बीच में एक जीरो इधर भी और एक जीरो इधर भी। ठीक, समझे नहीं समझे, देखिए इसको देखिए, जैसे एक एक है तो किनारे किनारे एक एक लिख दिए। ठीक, उसके बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो इधर भी 2 जीरो इधर भी, बीच में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बीच में हमेशा 2 लिखेंगे, एक एक किनारे वाला को जोड़ के लिखते हैं, 2 लिख देंगे। ठीक, इसी तरह देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो आ गया एक के बीच में, तो इसका वर्ग क्या होगा, तो इसका वर्ग निकालने के लिए गुणा नहीं करेंगे, गुणा करने में आपको बहुत समय लग जाएगा, तो इसका वर्ग निकालने के लिए आपको 4 जीरो है बीच में, तो पहले तो आप एक एक लिखिए और 4 जीरो इधर भी 4 जीरो इधर भी, बीच में क्या लगाना है, 2 को बीच में बैठा दीजिए, काम खत्म। ये आप समझ गए। अब देखिए ये तो था कि, देखिए सबसे पहले क्या देखें हम लोग, सबसे पहले देखें कि सिर्फ एक 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 है तो उसका वर्ग क्या होगा। अब किनारे किनारे एक बीच में जीरो आने लगा तो क्या होगा, अब आता है कि एक एक किनारे ही नहीं है बल्कि एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो ऐसे आने लगा, तब क्या करेंगे, तो घबराना नहीं है, उसका भी हम लोग के पास फार्मूला है, एक जीरो एक जीरो एक, मतलब एक से एक पे खत्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सारा में एक, जितना भी हम लोग अभी तक देखे उससे एक एक से एक पे ही खत्म होना था, इसको ध्यान रखना है, एक से एक पे खत्म होना चाहिए ना। तो एक इसका देखे थे हम लोग कि क्या करते थे, एक एक जीरो 2 जीरो 1, क्या करते थे, एक एक लिख दिए, फिर एक जीरो फिर अंत में 2 लिख दिए दोनों को जोड़कर। ठीक है, तो फिर अभी भी वही करेंगे। अब देखिए इसको एक जीरो एक है ना, क्या करेंगे, सबसे पहले किनारे किनारे क्या बोला मैंने, एक और एक बैठा दीजिए, एक एक बैठा दिए, ये किनारे वाला का काम खत्म हो गया। अब क्या बचा, जीरो, तो फिर अब जीरो बैठाइए, फिर जीरो बैठाइए, और उसके बाद 2 2 फिर जीरो फिर जीरो फिर 3, मतलब इस तरह से आपको खत्म करना है। तो मतलब सबसे आसान तरीका क्या है कि आपके पास कितना एक है, 3 एक है ना, तो 3 तक आपको जाना है। ठीक है, 3 तक जाना है तो क्या करना है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, उसके बाद 4 नहीं जाना है, 3 ही तक आना है क्योंकि 3 ही एक है। तो क्या करेंगे, अब कम कम आएंगे, 2 जीरो 1, एक और देख लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, कितना एक है, 1 2 3 4 5, 5 एक है तो 5 तक जाएंगे हम लोग, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो, उसके बाद कम हो जाएगा, 4 जीरो 3 जीरो 2 जीरो 1,
समझ गए, जितना एक है उतना थक जाएंगे। इसको आपको थोड़ा सा एक दो बार खुद से करके देखना पड़ेगा, तब याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए प्रश्नावली 6.1 से पहले सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नावली 6.1 आप लोग को होमवर्क है, आप लोग को इसको बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन है गया, कितना क्वेश्चन है, ये वाला तो मैंने करा ही दिया अभी। ये 5 वाला भी तो करा ही दिया। देख लीजिए, ये सब बनाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। ये इसको विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए, सब हम लोग देख चुके हैं। बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये आपका हो गया आज का, बस आज का इतना ही। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग तब तक बनाइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक दो बार वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये वर्गमूल थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का है, मतलब इसको ज़्यादा समझना पड़ रहा है थोड़ा सा। लेकिन हम लोग इतना क्वेश्चन बना लिए हैं कि अब बनाइएगा तो तुरंत सब बन जाएगा, इसलिए होमवर्क में बनाइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।